अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि एमक्यूएम ने एक कौमी असम्बली में बिल पेश किया है, आइनी तरमीमी बिल के आइन में तरमीम की जाए कि सूबाई असम्बलियों को जो इख्तियारात हैं नए सूबों के क़याम के हवाले से, कि नए सूबे तब तक कायम नहीं हो सकते किसी भी सूबे में जब तक उस सूबे की असम्बली 2/3 मेजॉरिटी के साथ करारदाद मंजूर नहीं करती, तब तक किसी भी सूबे में नया सूबा कायम नहीं हो सकता। मसलन एमक्यूएम की डिमांड रही है कराची की, तो कराची तब तक सूबा नहीं बन सकता जब तक सिंध असम्बली 2/3 मेजॉरिटी के साथ करारदाद मंजूर नहीं करती, तब तक आइन में तरमीम नहीं हो सकती। और आइन का आर्टिकल 239 है, जो 74 का आइन है पाकिस्तान का, उसकी शिकह 4 इसको ख़त्म करने के हवाले से एमक्यूएम की किश्वर ज़हरा हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये बिल मूव किया है, पेश किया है, और बड़ी चालाकी के साथ हुकूमत ने उसकी हिमायत भी की है। पीटीआई के जो मेंबरान हैं, जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या बाकी सूबों से, उन्होंने भी कोई इस पर कोई राय नहीं दी, कोई मुखालफत नहीं की। पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, नवीद कमर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुखालफत की कि ये सूबों के इख्तियारात में मुदाखलत है, सूबों के साथ ये ज़्यादती है, सूबों के पास ये इख्तियारात होना चाहिए। अली मोहम्मद खान जो है वज़ीर ममलिकत, उन्होंने फिर कहा कि हम भी वफाक और सूबों के इख्तियारात के हवाले से तवाज़ुन के हामी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत हो कानून में बेहतरी की तो वो होनी चाहिए। आज सूबाई असम्बली ने, सिंध असम्बली ने फिर इस तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की है। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ डिस्कस करेंगे। सीनियर तज्ज़िया निगार हैं हमारे चैनल पर, अक्सर हम इनको ज़हमत देते हैं। खत्री साहब का तज्ज़िया बड़ा ज़बरदस्त होता है, व्यूअर्स भी लाइक करते हैं। यकीनन मैं अपने तौर पर, मुझे भी बहुत अच्छा तज्ज़िया लगता है। इस पर खत्री साहब से राय लेंगे। खत्री साहब, ये जो बिल मूव किया है एमक्यूएम ने, यकीनन हम तो सिंध से ताल्लुक़ रख रहे हैं और हम तो ये समझ रहे हैं कि ये बदनीयती की बुनियाद पर बिल मूव किया गया है, और पीटीआई इसको सपोर्ट कर रही है। 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है नहीं। इस बिल की आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी आर्टिकल में तरमीम करने के लिए, तो मेजॉरिटी है नहीं, तो ये इस तरह का काम करने की ज़रूरत क्या थी अगर मेजॉरिटी भी नहीं है तो, और सेनेट में भी नहीं है, सेनेट से भी पास नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरे ख्याल कल जो किश्वर ज़हरा की जानिब से ये बिल पेश किया गया है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक जो सबसे बड़ा पहलू ये है कि तकसीम के बाद जब पाकिस्तान बना तो उसमें सिंध की जो डेमोग्राफी थी वो बिल्कुल तब्दील हो गई थी। मतलब 3 लाख से ज़ायद जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो सरकारी मुलाजमतों में थे, जो व्यापारी थे, बड़े ताजर थे, वो सारी की सारी आबादी जो है वो जो शहरों में थी वो चली गई बाहर। वहाँ से जो लोग आए, सिंध ने उनका इस्तकबाल किया और सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें आपके सामने भी हैं। उस दिनों के बाद, क्योंकि जो इसमें मैं आपको एक और भी बात बताऊं, वो हुआ ये था कि जब मुस्लिम लीग बनी थी और उन्होंने 37 में मुस्लिम लीग नाकाम हुई थी ना, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में, उसको कोई जो है वो वहाँ से हिमायत इंतखाबात में नहीं मिली। उस वक्त तक भी जो है वो भारत की तकसीम की कोई बात नहीं थी। अच्छा, मुस्लिम लीग जब बनी है तो उसमें जो उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी कहते हैं, उसकी आबादी तो तकरीबन कोई वहाँ अब मुसलमानों की आबादी तो 15% थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो सरकारी मुलाजमतें थी उसमें मुसलमानों का हिस्सा 35% था। तो ये एक बहुत बड़ा जो सर्किल था वहाँ से यहाँ आया, तो वो जो है उनका पंजाबी ब्यूरोक्रेसी और फौज का एक नेक्सस बना। ठीक है ना। 1970 तक ये नेक्सस जो है वो पाकिस्तान की पूरी जो सियासत थी उसके ऊपर हावी रहा। मगर ये कि आप पूरी तारीख उठाकर देखें, किसी भी सियासतदान को उन्होंने चलने नहीं दिया। मगर इस हद तक था कि जब गवर्नर जनरल कायदे आज़म जो थे, उनके जो अख्तियार थे वो भी एक सेक्रेटरी जनरल का ओहदा क्रिएट किया गया, और तमाम पाकिस्तान की जो जितनी वजारतें थी उनके सेक्रेटरीज उसके अंडर जमा किए गए, और जो सेक्रेटरी जनरल थे पूरे मुल्क का निज़ाम चलाते थे। उसमें पंजाबी ब्यूरोक्रेसी और आपकी जो महाजर ब्यूरोक्रेसी, उनका एक नेक्सस था। आपको याद होगा 70 के जो तकसीम जो हुई है पाकिस्तान का, जो सुकूत ढाका जिसको आप कहते हैं, बंगाल आपसे अलग हो गया, उस वक्त तक
आपकी कराची के अंदर जितनी मुहाजिर आबादी है वो जमात इस्लामी या मौलाना नूरानी की जमात और इन जमातों के साथ मुंसलिक थी। थोड़े बहुत लोग पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी या पीपल्स पार्टी के साथ थे। अच्छा, उसमें ये एक जिस तरह पंजाबी ब्यूरोक्रेसी ने और फौज का नैरेटिव था, इनका भी यही था कि भाई हम मुसलमान भाई हैं, अखवत, हमें अखवत में चलना है, ये पाकिस्तान हमारा दो मुल्क कौमी है, इस तरह नजरिया, का। ये सारी चीजें, एक पूरा जो ड्रामा था वो इसलिए किया गया था ताकि जो इस खित्ते के अंदर जो छोटी कौमें जिनको कहते हैं ये लोग, क्योंकि आप उसको छोटा इसलिए कहते हैं कि पंजाब के साथ उसका मवाजना करते हैं, तो वो ये जो उन छोटी कौमों की तरफ से जब अपनी मुलाजमतों में या तालीमी इदारों में या दीगर जो हुकूक हैं उसमें जब बात की जाती कि आप हमें हुकूक दें, तो ये पाकिस्तानियत का, इस्लामाइजेशन की बात करके उसको चुप कराते। भुट्टो साहब ने जब ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर पूरा तब्दील किया तो नतीजे में आपकी जो मुहाजिर ब्यूरोक्रेसी थी वो पीछे हट गई और वो स्पेस भी था वो भी पंजाब को मिल गया। उसके बाद फिर MKM का बनना, ये सारी चीज़ें हमारे जो नाजरीन हैं उनको मालूम है। मैं वापस वहाँ आता हूँ कि डे 1 से सिंध में ये जो सूरत हाल रही है, सिंध पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद इकाई है जिसके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हसास हैं। आप अंदाज़ा करें कि सिंध में बलोच आबाद हैं, अपने घरों में बलोची बोलते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो उनकी अहम क़यादतें हैं वो बलोचों के पास हैं, लेकिन क्योंकि वो सिंध के साथ बिल्कुल मर्ज हो गए, कभी भी सिंध के आम आदमी ने उस पर बात नहीं की। इसी तरह गुजरातियों की बात है या दीगर जो आपके कच्छी वगैरह सारे जो रहते हैं सिंध में, उन्होंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की। ये क्योंकि एक ऐसा सियासी नारा लगाया था अल्ताफ हुसैन के दौर में, आफाक ने, फिर दीगर ने, उसके नतीजे में एक डिवीज़न पैदा हो गई। आपको याद होगा कि 80 की दिहाई तक सिंधी मुहाजिर इंटर मैरिज हुआ करती थी, लेकिन फिर अचानक ये जो सिंधी मुहाजिर झगड़ा बढ़ा उसमें ये खिला इतना बढ़ गया कि नतीजे में वो जो तबकाती जो इस्तेसाल होता है, जो जागीरदार हैं या दूसरे लोग करते हैं, उन सब ने कौम परस्ती के अंदर पनाह ली। इस्तेसाल भी वो करते रहे अपने किसानों का, जो दीगर लोगों का। यहाँ जो सनतकार थे कराची के अंदर वो मजदूरों का इस्तेसाल करते रहे, लेकिन ये क्योंकि अब वो उन्होंने कौमियतों के अंदर जब पनाह ली तो वो सवाल दब गया, क्योंकि आप मुझसे हुकूक मांगते थे। अब यहाँ जो सूरत हाल बनी है गुज़िश्ता सालों में, वो यही बनी है कि देखें ना, ये तो मुमकिन है नहीं कि आप सूबा बनाएं, ये क्योंकि एक आइनी रियासत है। इस आइनी रियासत में ये बार बार आवाज़ उठाते हैं। आपको याद होगा कि अभी 1 माह पहले की बात है कि वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने कहा कि 149 के तहत कराची का जो इंतज़ाम है वो वफाक के हवाले किया जाए। लेकिन जिस तरह सिंध में रद्द-ए-अमल आया उसमें आपने देखा कि उसने यू टर्न लिया। एक बार उसको सिंधी सहाफ़ियों को बुलाना पड़ा। मैं भी उसमें मौजूद था। उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि सिंध तकसीम हो, मगर बहुत सारी वजह थी कि उन्होंने कहा कि मैं धरती का बेटा हूँ, सिंध का बेटा हूँ। अच्छा, मैं जो बात आपको बता रहा था कि क्योंकि उनको जो मैसेजेस और कालें गई लोगों की, वो उन्होंने एतराफ़ किया था कि इतने मैसेज हज़ारों की तादाद में ज़्यादा मैसेज आए। तो मैं असल में जो आपको कह रहा था सिंध में हसासियत की जो वजह है वो ये कि सिंध के पास अपनी ज़मीन पैरों के नीचे, और जो सिंध को जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना इस वक्त, वो है उसका सिंधी मीडिया और सिंधी इंटेलिजेंसिया। उसने शिद्दत पसंदी को जगह नहीं दी सारे पूरे मुआशरे में। आज भी हिंदुओं के साथ या हमारे दीगर जो मज़ाहिब के लोगों के साथ अगर सिंध में ज़्यादती होती है तो लोग चले जाते हैं, उनके मंदिरों की हिफाजत करते हैं, रात वहाँ गुजारते हैं। इस तरह की मिसालें आपको कहीं नहीं मिलती। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो जाहिर बात है कि पंजाब में वो नहीं है, पख्तूनख्वा में मुमकिन है थोड़ी बहुत हो, बलूचिस्तान में, लेकिन पंजाब में बिल्कुल नहीं है। अब ये चाहते ये हैं कि इसका जो दूसरा मैं आपको बात बताऊँ वो ये कि जब MKM सूबे का मुतालबा करती है ना, एक बात तो ये जहन में रहे कि जो भी उर्दू बोलने वालों की हिमायत है वो अल्ताफ हुसैन के साथ है। आप अल्ताफ हुसैन को निकाल दें, इनकी औकात टके की नहीं रहेगी। ये तो माने वाली एक जुमला मजहबी रवादारी की आपने बात की, आप इधर से ही बात कंटिन्यू करें। मुझे याद आ गया कि मजहबी जिस भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर सिंधी है, सिंध का बाशिंदा है, तो वो भी सिंध की तकसीम पर लड़ता है।
इसी तरह जिस तरह कौम परस्त खालिद महमूद सुमरो, डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो की मिसाल आपके सामने है, उसने जिस तरह कौम परस्तों की तरह अपना केस लड़ा। सर मैं आपको एक छोटी तो मिसाल, वो मजहबी भी लड़ते मैं हैं, आपको एक छोटी सिंध की तकसीम पे वो भी लड़ते हैं। इस खित्ते के अंदर पंजाब, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आप जहां भी जाएं, ये सारे जो हैं वो मुज़क्कर के तौर हैं। सिंध में सिंधी जो हैं एज ए मोनस उसको पुकारते हैं, और वो माँ कहते हैं, सिंध धरती, सिंध धरती माँ कहते हैं। तो ये आप अंदाजा कर लें कि ये हसासियत की एक आखिरी इंतहा है। पीपल्स पार्टी सिंध के सारे वसाइल बर्बाद कर दे, सिंध में एक जो है करप्ट तरीन क्लास उसने पैदा की, जो भी किया, लेकिन क्योंकि उसे मालूम है कि सिंध में इस पॉइंट पे लोग जो हैं कभी भी नहीं जाएंगे, और जाहिर बात है कि सिंध की जो क़यादत है, पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उसकी भी जड़ें सिंध की ज़मीन के अंदर है, तो वो किसी सूरत में नहीं होता। वो एक ऐसी पॉलिटिकल जमात है जो एक बैरियर के तौर पर खड़ी होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि जब MQM इसकी बात करती है तो पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर आकर उसके खिलाफ सामने खड़ी हो जाती है, लोग वाह करते हैं। हालांकि ये सबको पता होता है कि इनकी करारदादों से, इनके बिलों से कुछ नहीं होता। लेकिन कल के बिल पर आते हैं। कल हुआ ये था कि ये जो GDA वाले थे हमारे दोस्त, 3 ही अरकान हैं, गौसबख्श महर और तीन फमीदा मिर्जा, 3 अरकान। हाँ, फमीदा मिर्जा मेरे ख्याल शायद मौजूद नहीं थी, गौसबख्श महर को बात समझ में नहीं आई, एक खातून थी। लेकिन सिंध से जो PTI के दीगर लोग थे उन्होंने भी मुजरमाना खामोशी अख्तियार, उनको उसी वक्त बोलना चाहिए था। लेकिन उसका आज कल सोशल मीडिया पर, फिर सिंधी मीडिया ने जो बातें उठाई, उसका नतीजा ये निकला कि आज मैंने खुद असेंबली के देखा, असेंबली इजलास होने से पहले जो PTI तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, उनसे मुसलसल राब्ते में थे, MQM वालों से बातचीत कर रहे थे। क्योंकि वो मैं ऊपर खड़ा था, वो नीचे हाल था, तो उसमें जो बातें नज़र आ रही थी शायद ये इस कोशिश में थे कि कल जो उनसे मुजरमाना गलती हुई उसके तदारक के लिए उसको राज़ी कर रहे थे कि वो बिल विथड्रॉ करें, लेकिन ऐसी सूरत नहीं हुई। मैं आपको ये बात बताऊं कि MQM को ये बात समझ लेनी चाहिए, और ये बात जो MQM सारी करती है वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और वो इस्तेसाली फोर्सेस जो सिंध में इन 2 बड़े सिंध के जो लोग हैं उनको मिलने नहीं देती। उसका फ़ायदा उन्हें ये होता है कि अगर ये दोनों फोर्सेस मिल जाएं सिंध में तो एक नई मिडिल क्लास जमात खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती इन शहर की, और जो देही अक्सरियत है, जब सियासी जो नैरेटिव है वो उसको मिलाना नहीं चाहती। अगर ये मिल भी जाए ना, फर्ज करें, तो आप समझें कि सिंध के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। यही सबब है कि पाकिस्तान में MQM इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा जो है वो बगल बचा रही है, उसने आलायकार रही, उसके कहने पे काम किया। ये देखें ना, मैं आपको बात बताऊं, ये तारीख का एक अजीब जो है मोड़ है। ये वही लोग थे जो पाकिस्तान के नाम पर उन तमाम इस्तेसाली फोर्सेस के साथ खड़े रहे, और पहले तो ये कहते रहे कि हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन जो फोर्सेस इस मुल्क के अंदर छोटी कौमों के साथ इस्तेसाल करती रही, ये उसके साथ खड़े रहे। जब इनकी कमर टूटी तो अब इन्होंने क्या किया है कि जहां जिस धरती ने उन्हें पनाह दी उसको वो तकसीम करना चाहते हैं। सिंध के लोग कहते हैं आप सिंधी बन जाएं, ये सारी धरती हम आपको दे देंगे। कभी वैसे एक उसूल की बात है, जो माइग्रेशन करके आए थे लोग वो पंजाब में भी जाकर बसे, KPK में भी बसे, और बलूचिस्तान में भी आबाद हुए, मुल्क के पूरे मुल्क में फैल गए थे। जो पंजाब में है वो पंजाबी बन गए, जो KPK में है वो पख्तून बन गए, जो बलूचिस्तान में वो बलोच बन गए, मतलब वहाँ पर महाजर नहीं कहलाते। सिंध में जो आए, जिनको सिंधियों ने पनाह दी, वो अभी भी महाजर तस्वुर कर रहे हैं और नया सूबा मांग रहे हैं। मतलब नहीं, 2 पहलू हैं इसका। एक तो तारीखी पहलू ये है कि वहाँ जब माइग्रेशन हुई तो उसमें मुख्तलिफ लाखों लोग मारे गए रास्ते में, और हुआ ये था कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से लियाकत अली खान का ताल्लुक था, वो वज़ीर आज़म भी पहले वो थे, आपका कराची जो है वो कैपिटल था पाकिस्तान का। लियाकत अली खान के पास अपना कोई हल्का नहीं था। कराची में इन लोगों को बसाने के लिए वो सारे जो लोग थे इनको वहाँ भेजा गया।
पंजाब के लोग बड़े ज़हीन थे। जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, देखे ना, मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि एक तवील बहस है। यूनियनिस्ट पार्टी ने वो एक तय किया था कि कायदे आज़म के कहने पर, वो इसलिए उसमें यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग का हिस्सा बनी कि कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया था, जून में ये तय हो गया था कि तकसीम होगी, हिंदुस्तान मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो है पाकिस्तान बनेंगे, बाकी हिंदुस्तान बनेगा। कांग्रेस ने पहले ही एक ज़रूरी इस्लाह कमेटी बनाई थी, उसकी सिफारिशात आ गई थी। उन्होंने कहा था कि जैसे ही तकसीम होगी हम ज़रूरी इस्लाह करेंगे, किसी के पास कोई जागीर नहीं रहेगी। इस खित्ते के अंदर जितने भी जागीरदार थे, उन्होंने सिंध के जागीरदारों ने और पंजाब के जागीरदारों ने इन्होंने तय किया कि भाई मुस्लिम लीग के साथ हम जाते हैं। कायदे आज़म को ज़रूरत ये थी कि कायदे आज़म को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कोई जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। कायदे आज़म चाह रहे थे कि आप सिर्फ मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आ जाएं, जो आप करेंगे, जो भी आपका नैरेटिव हो वो आप करें, हम आपको ये टाइटल देने के लिए तैयार हैं। जब कांग्रेस ने ये अनाउंसमेंट की, नतीजा ये हुआ कि ये सारे लोग जो जागीरदार थे वो इधर आ गए मुस्लिम लीग में। उनको पंजाब की जो मुस्लिम लीग जो बनी थी, जो असल में यूनियनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने क्या किया कि क्योंकि उनको मालूम था, वो जितने भी लोग आ रहे थे रेलगाड़ियों के जरिए, उन सबको उन्होंने कराची भेजा। कराची आके पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान सबको मालूम है। वो हल्का बना उनका। नतीजे में हमने देखा कि वो एक बड़ी अक्सरियती आबादी हो गई। अच्छा, दूसरा जो स्पेस क्रिएट हुआ, उसमें उनको बहुत बड़ी जागीरें भी मिली। ये सारे लोग शहरों में रहे, सारी मुलाजमतों पे जो है वो इन्होंने जो है वो उनको मिल गई, सारी शहरी आबादी इनको मिल गई। जाहिर बात है कि शहर में तमाम सहूलतें होती हैं, तो उस हिसाब से आपकी ज़हनी परवरिश होती है ना। सिंध में क्योंकि मुसलमान आबादी देहात में रहती थी, वहाँ कोई बुनियादी सहूलियात नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो जाहिर बात है कि सिंध के 4-5 जो जितने लोग सियासी थे, उनके कराची में तो घर थे, लेकिन क्योंकि वो जुड़े वोट उनके उधर थे, तो ये जो अटैचमेंट थी वो नहीं थी। और जो सिंध के शहरों में ये मुहाजिर आबादी आई, वो सारे जो है वो कारखानों में लगे। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि 60 की दिहाई में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी सनतकारी अयूब के दौर में, तो जब मुहाजिर लेबर जो ख़त्म हो गई, तो हैरानकुन बात यह कि सिंध के अंदरून इलाकों से लोगों को बुलाने के बजाय पख्तूनख्वा से अयूब खान लोग ले आए, पंजाब से लोग ले आए, लेकिन सिंध के अंदरून इलाकों से नहीं आए, तो वो भी स्पेस नहीं मिला। सिंधियों को जो स्पेस मिला वो पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब के दौर में मिला। उसके बाद ज़िया-उल-हक का दौर बिल्कुल काला दौर था उनके लिए, इसीलिए लोग ज़िया-उल-हक को अच्छा नहीं समझते। बाकी जो अदवार थे, ये पीपल्स पार्टी के जो 10 साल हैं, इसमें आप देखेंगे कि सिंध में एक बहुत बड़ी जो आबादी हुई है। तो ये बिल मंजूर हो सकता है? मैं आपको बताऊं इसका, ये हमारे मैं नाजरीन को भी बता दूं जो सिंध के लोग हैं। इशू ये है कि ये एक आइनी रियासत है। इसका तरीक़ेकार ये है, ये सारा ड्रामा किया अपने वोटर को इंटैक्ट रखने के लिए एमक्यूएम ने। हाँ, इसका तरीक़ेकार ये है कि पहले सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से एक करारदाद पास करेगी कि जो है वो उसकी हुदूद इस तरह तकसीम की जाए और एक नया सूबा बनाया जाए। वो उसके खदोखाल बयान करेगी। अच्छा, वो जो करारदाद है उसके बाद आपकी आएगी कौमी असेंबली में, वो वहाँ से पास होगी। कौमी असेंबली के इसकी स्पीकर क्या करेंगे कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे सूबे के क़याम की। वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएगी, उसमें सारी बातें होंगी, सब तमाम ये तो नया सूबा बनने के लिए ना, मतलब नहीं, ये भी नया ही सूबा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आइन में तरमीम करनी है तो उसके लिए तो करारदाद नहीं चाहिए। नहीं, आइन में तरमीम नहीं, ये सूबों की हुदूद में तरमीम की। इन्होंने तो आइन में तरमीम पेश की है। वो इसलिए मैं आपको बताऊँ, वो ऐसा ये पहला मरहला है ना, जो उसकी शिक 4 है, उस शिक 4 में सूबाई असेंबली की करारदाद लाजिमी करार दी गई है। हाँ, तो कहा है कि इसमें तरमीम करो, पहले और बाद में, ठीक है ना। वो इसलिए कि जो सूबा है जिसकी तकसीम आप वहाँ की जो अक्सरियत है, नुमाइंदा अक्सरियत, वो तकसीम करने जा रही है, तो उसकी मर्जी से तकसीम होगी और उसका तरीक़ेकार करारदाद की शक्ल में कि वो एक जो है वो मुत्तफ़िका आपका वो पैगाम होगा। मैं शायद आप समझा नहीं पा रहा। जो एमक्यूएम ने आइनी तरमीम पेश की है उसमें यही कहा गया है, आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि जो सूबों को इख्तियार दिया गया है करारदाद
2/3 के साथ, वो अख्तियार वापस लिया जाए। आसान अल्फाज में यही है। वही अख्तियार वापस लिया जाए कि सूबाई असेंबली का अख्तियार खत्म हो जाए, कौमी असेंबली में हम तहरीक इंसाफ या इस तरह की दीगर जमातों को पहला फुसला कर ये तरमीम कर लें। लेकिन इशू ये कि आइन में तरमीम ये कैसे मुमकिन है ही नहीं ना। आप यहाँ से तो करवा नहीं सकते कौमी असेंबली से, उसके बाद सेनेट है, उसके बाद सदर के पास, उसके बाद सदर के पास। लेकिन इस पे रिएक्शन आएगा बहुत ज्यादा। नहीं, रिएक्शन तो आज आ गया, लेकिन मैं यहाँ अपने व्यूवर को एक और बात बताऊं, स्पेशली सिंधी मीडिया के लोगों को। आज हमें इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ, कल जब ये बिल पेश हुआ तो हमने खबर तो डाली, सारी चीज़ ली, लेकिन आप बिलीव करें कि उर्दू मीडिया ने इसको टच तक नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सिंधी मीडिया ने इसको सोशल मीडिया में, फिर सिंधी मीडिया ने इसको बहुत भरपूर नमूने से उठाया। नतीजे में आज मजबूर होकर उर्दू मीडिया के कुछ साथियों ने इस बारे में हमसे पूछा कि ये क्या है। मैं हमारे सिंधी दोस्त जो इस्लामाबाद में काम करते हैं उनको ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके वो असेंबली आया करें, जो कानून साजी होती है उसकी हसासियत को देखें, चीज़ों को समझें। ये हमारी एज के जो लोग हैं, देखें ना, आज हैं या मीडिया के अंदर ये जो जितनी जो बर्बादी आ रही है, जो जितनी डाउन साइजिंग होती जा रही है, अगर ये लोग चले जाएंगे तो उसके बाद मुझे पता है कौन सी आवाज़ होगी जो जाएगी और चीज़ों को देखेगी। ये बहसत मजमूई हमारे इलाके, हमारी सिंध का, हमारे लोगों का नुकसान होगा। इसलिए खुदा के वास्ते इंसान बने, अपना काम करें, ये बैठे बिठाए चीज़ों में काम न करें। पीटीआई एक तो कानून साजी, कोई तामीरी किस्म की कानून साजी तो कर नहीं रही, लेकिन जिस कानून साजी से इंतशार फैले उसी तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं। इशू ये कि ये बिल इसी तरह का ही है। पीटीआई तो ठीक है ना, इशू ये है कि उनके इत्यादि वो मुझे उसके अपने रवैये जो सियासी है उससे लगता है कि वो एक सेकंड MQM है जिसका लीडर खालिद मकबूल या अल्ताफ हुसैन नहीं, इमरान खान है। कराची के अंदर जिस तरह हम उसका रवैया देखते हैं, तो क्योंकि पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस था सिंध में, प्रोग्राम लंबा तवील हो गया है। पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस था सिंध के अंदर, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो समझते हैं कि ये दुनिया सिर्फ कराची की हदूद तक है, ऐसा नहीं है। आप सिंध के बाकी इलाकों में भी जाएं, आपको अंदाजा होगा। मैं समझता हूँ कि अगर ये अपनी सियासी जो डायरेक्शन दुरुस्त रखते ना तो बहुत सारा स्पेस इनको मिल सकता था, लेकिन किया नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो पीटीआई के अंदर सिंध के जो लोग बैठे हैं ना, उन्हें भी सोचना चाहिए कि उन्हें वापस उधर ही आना है। सिंध के अंदर 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर सिंध के लोग कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इनके वोटर ही इनको टफ टाइम देंगे। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी और उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।